हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक शिक्षा निकेतन। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा जो आपका चैप्टर है उसको हम करवाने वाले हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, आपको वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए ये वीडियो होगा। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहें और एक-एक चीज़ों को बारीकी से सीखें। बच्चों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। ठीक है, चलिए हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। ठीक है, पहले हम विद्युत धारा को जानने से पहले हम क्या करेंगे, आवेश के बारे में कुछ बातें जानेंगे। बच्चों, विद्युत आवेश क्या होता है? देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें क्या होता है, अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का बल आ जाता है, अथवा बहुत ही सिंपल परिभाषा है बच्चों, वैसा ना किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह क्या करे, उसमें क्या हो, विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण दोनों उत्पन्न हो जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप क्या करना, इसका एक अच्छा सा प्रॉपर नोट बना लेना ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे ढंग से याद रहें। चलिए एग्जाम्पल के ना माध्यम से समझते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें क्या होता है, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि किसी आवेशित छड़ को आप क्या करो, कागज से कागज के टुकड़ों के पास लेके आओ। ठीक है, तो क्या होता है, कागज के टुकड़े उस छड़ में चिपक जाते हैं, जबकि बिना आवेशित छड़ ऐसा नहीं कर पाता है। बात को समझिए, आपने अपने पेन को क्या करो, अपने बाल में थोड़ा रगड़ लो, उसके बाद छोटे छोटे क्या करो ना, यहाँ पे पेज रख लो छोटा छोटा फाड़ के और उसमें सटा के देखो। जब आपका जो पेन था बाल में नहीं रगड़े थे आप, तो वो छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े थे उसको चिपका नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही आपने ना बाल में रगड़ा उसको, फिर उसको क्या कर रहे हो, कागज के पास ले आ रहे हो, तो उसको क्या कर रहा है, उसमें चिपक रहा है। ठीक है, वो तो आप इससे क्या पता लगाते हो कि उस पदार्थ में हमने जब बाल में रगड़ा तो उसके अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी आया जिसके कारण उसमें क्या हो गया, उस वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ गया। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, किसी पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वह अन्य पदार्थ को क्या करता है, उस पर अपना बल लगाता है। ठीक है, अथवा सबसे अच्छा ये है कि किसी वस्तु का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो क्या करता है, विद्युतीय एवं चुंबकीय बल उत्पन्न क्षेत्र उत्पन्न करता है, उससे हम विद्युत आवेश कहते हैं। ये उसकी परिभाषा हो गई और एग्जाम्पल हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो फ्रैंकलिन ने कहा है उसके अनुसार विद्युत आवेश जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश, मतलब जब इलेक्ट्रॉन त्याग दे ना, कोई वस्तु क्या करे, कोई पदार्थ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की त्याग कर दे, इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी हो जाए, तो उसे धनावेश माना जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, वो ग्रहण कर ले, ठीक है, तो उसे ऋणावेश माना जाता है। ठीक है, बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो विद्युत आवेश हमारा है, ठीक है, वो क्या है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से नोट डाउन करने हैं। ठीक है, विद्युत आवेश आपका एक अदिश राशि है। और एक बात याद रखो, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। बच्चों 10th के लेवल में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदिश राशि और ये इसका एसआई मात्रक। ठीक है, आप याद रखोगे ना, दिमाग में बिठा के हमने सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किए हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो आपका आवेश है उसका एसआई मात्रक क्या है, कूलम है। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र देखो, आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुना समय होता है। तो आवेश को हम क्यू से सूचित करते हैं, धारा को हम आई से सूचित करते हैं और समय को हम किससे, टी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो धारा का जो मात्रक होता है बच्चों ये एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आवेश का मात्रक क्या लिखा, सॉरी धारा का मात्रक लिखा, धारा का मात्रक लिखा एम्पियर और समय का मात्रक, टाइम का मात्रक लिखा सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब कहोगे सर एम्पियर इंटू सेकेंड हम लिखें या फिर कूलम लिखें? देखो बच्चों जरा गौर से समझना, एम्पियर इंटू सेकेंड जो है इसके सूत्र से आया है। एम्पियर इंटू सेकेंड आवेश का मात्रक है, एम्पियर इंटू सेकेंड किसका है, आवेश का मात्रक है। और हमारे जो कूलम साहब थे
उनके सम्मान में एम्पियर इंटू सेकेंड का ही दूसरा नाम रखा गया है, क्या चीज? कूलम। एक बात को समझना, अगर आपसे पूछेगा ना आवेश का मात्रक लिखें, तो आवेश के मात्रक में एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हो, ठीक है, आवेश के मात्रक में। लेकिन अगर आपसे यह बोल दे कि आवेश का एसआई मात्रक लिखें, ठीक है, तो आपको कूलम लिखना होगा, ठीक है। मात्रक में और एसआई मात्रक में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। एम्पियर इंटू सेकेंड आवेश का मात्रक है, लेकिन अगर आवेश का एसआई मात्रक पूछेगा तब आपको कूलम लिखना है। बाकी चीजें एक ही है ना, एम्पियर इंटू सेकेंड का ही दूसरा नाम क्या है? कूलम है, ठीक। आपको बहुत अच्छे ढंग से आपका नोट बना हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लेके आप क्या कर सकते हो, इस नोट को अच्छे ढंग से आप अपने कॉपी में क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। आगे देखो, अब आवेश का जो बीमीय सूत्र होता है, देखो बाबू, ये जो हमारा विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा का मात्रक और बीमा, देखो विद्युत धारा का यहाँ पे मैंने मात्रक लिखा है एम्पियर, और यहाँ विद्युत धारा का मात्रा क्या है? बीमा एम्पियर है। तो विद्युत धारा का मात्रक और बीमा सेम होता है, ठीक है, ए ही होता है, एम्पियर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद समय का बीमा क्या होता है? समय का इंग्लिश नाम टाइम होता है, और टाइम का पहला लेटर टी है, तो यहाँ से आवेश का बीमीय सूत्र आपका क्या हो गया? एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है, ये हो गया। बाकी थोड़ी जानकारी के आप याद रखना, एम्पियर इंटू, देखो एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक होगा? कभी कभी इसे पूछ दिया जाता है। अब बताओ, एम्पियर हुआ और ये समय है ना, घंटा किसका मात्रक है? समय। भाई बताओ, एम्पियर इंटू ना, ये टाइम की बात चले तो ना, धारा और समय की बात चले, एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का मात्रक है, और घंटा किसका मात्रक है? समय। तो धारा गुने समय मतलब क्या होता है? आवेश। तो एम्पियर इंटू घंटा भी किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है, ठीक है। अब एक बार बताओ, एम्पियर तो एम्पियर रहा, लेकिन एक घंटा में कितना बाबू क्या होता है? आपका सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड होता है, तो हमने 3600 लिख दिया, और एम्पियर इंटू क्या चीज़? सेकंड को हमने कूलम बोल दिया, तो एम्पियर इंटू घंटा में कितना? 3600 कूलम होता है, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा मात्रक जो है वो क्या होता है? फैराड है, एक फैराड में 96,500 कूलम क्या होता है? आवेश होता है, ठीक है। यहाँ तक कर लोगे, ये सब आपके काम की चीज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये छोटा छोटा चीज़ें यहाँ पे और भी लिखा हुआ है जो आपके काम की नहीं है, आपके 10th लेवल में ये नहीं पूछा जाता, ठीक है, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए, न्यूमेरिकल जब बनाएंगे ना, तो चीज़ों को हम और बेहतर तरीके से सीखेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपका है, एग्जाम्पल है, यदि किसी तार में 4 कूलम आवेश 2 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है, ठीक है, तो उसका विद्युत धारा का मान बताइए। बाबू देखो, आप जानते हो, वी नो दैट, ठीक है, आप जानते हो, हम जानते हैं कि आई बराबर क्या, सॉरी क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। अर्थात बच्चों, आपका आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर होता है धारा अगुने समय, ठीक, यही होता है ना आपका, ठीक है। तो आवेश बराबर धारा गुने समय, तो वही लिखा हुआ, आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, धारा को आई से और समय को टी से, तो क्यू बराबर आई इंटू टी, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? यहाँ से बोला है धारा निकालने के लिए, धारा का मान पूछ रहा है, तो धारा यहाँ से हम आई निकालेंगे, तो ये टी जो इंटू में है वो चला गया डिवाइड में, तो आई बराबर क्या हो गया आपका? क्यू बाय टी। इतना तो आप जानते होंगे। अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आवेश। ये जो आवेश है ना, आवेश को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? कूलम से। तो आपका जो आवेश यानी क्यू दिया हुआ है वो कितना है? 4 कूलम है, ठीक है। और समय कितना दिया हुआ है? टाइम जो दिया है वो 2 सेकंड दिया हुआ है, तो आपको चाहिए आई, धारा, धारा बराबर ना आई बराबर क्यू बाय टी हो गया। तो आपका जो आई है, ठीक है, आपका, तो देखो हमने क्या किया, क्यू का मान रखा 4 कूलम और समय का मान रखा 2 सेकेंड, ठीक है। तो देखो यहाँ से 2 2 जा 4 कट गया, और ये हो गया कूलम प्रति सेकेंड। कूलम प्रति सेकेंड का ही दूसरा नाम बाबू क्या होता है? कूलम प्रति सेकेंड का ही दूसरा नाम क्या होता है? एम्पियर। तो हमने यहाँ कूलम प्रति सेकेंड के बदले में क्या लिखा? एम्पियर लिखा, ठीक है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार आपको ये पूछा गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इस पे ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। अब कहता है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये पूछेगा तो इजी से बता दोगे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो आपको ये बोलना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, तो आपको ये बोलना है कि 1 ना -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। वहीं प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, बस उसमें प्लस होता है, ठीक है। ये आपका है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का
चार्ज। अल्फा कण पे कितना होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब ना एग्जाम्पल में आपको पूछा जाता है, तो मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में पूछेगा तब तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कर दोगे, ये हो जाएगा आपका रेडिएशन। लेकिन इसको उल्टा कर अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चलो कोई नहीं, आवेश का क्वांटिमीकरण अभी मैंने नहीं करवाया है, आगे हम करवा देंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस एन, ठीक है। अथवा उतना दिमाग मत लगाओ, इस पर सोचना ही नहीं है आपको, ये सोचना है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। अब ना हमें क्या करना है, कूलम का मान निकालना है यहाँ से, क्या एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये नहीं चाहिए हमको, कूलम का मान चाहिए ना, हमको एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है हमको ये चाहिए। तो हम यहाँ से सी का मान एक तरह से निकालेंगे, तो सी के इंटू में क्या है, ये पूरा हुआ पड़ा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो ये इंटू में है ना, लेफ्ट साइड में आके क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। अब देखो, अब ना एक काम करो, यहाँ से ना तुम दशमलव उड़ा लो, तो ऊपर में 10 आ जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा ना, ये 16 हो जाएगा। तो ऊपर में 10 हुआ, नीचे में 16। अब बताओ, ये माइनस में है ना, 10⁻⁻19, हम जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो निगेटिव है पावर में, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चूंकि आप जानते हो कि ए पर पावर माइनस एम को अगर बट्टा में रखोगे तो ये ए पर पावर क्या हो जाता है, एम हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखो, जब 10 में तुम क्या करोगे, 16 से भाग दोगे, ठीक है। देखो 10/16 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन है आपको एक कूलम, ऐसा है। तो आप क्या करो, 10 को काटो 2 से, ठीक है। 10 को ना करो काटोगे तो ये 5 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 8 से क्या करना है, 5 में भाग देना है, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम पहले 0 डाल के दशमलव डालेंगे, इस पर ही डाल दिया। बताओ 8 को कितना बार पढ़ोगे तो 50 होगा, नहीं आएगा ना, तो अड़छक आप क्या पढ़ोगे, 48, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपको 48, बच गया शेषफल 2, ठीक है। 2 पर एक 0 रख लो। 8 को कितना बार पढ़ोगे, 2 बार, तो कितना हो गया 16, बच कितना गया आपका 4। फिर 8 को यहाँ पे 0 रख लो, 8 को कितना बार पढ़ोगे, 8 पंचे 40, तो बाबू ये आपका कट गया, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे आपको 5/8 का मतलब क्या आ रहा है, 0.02 0.062 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है आपका, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है बाबू, ठीक है, दशमलव डाले हैं तो 0 नहीं डालेंगे, तो ये हो गया 0.625, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका मैंने वही लिखा है, 0 क्या आया, 625 आया, ठीक है। 5/8 का मान ही आपका आता है 0.625, हमने भाग दे के देख लिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ 10 पर पावर क्या है, 19 है, ठीक। लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक 0 जो है, एक 10 से ना इसको गुना कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो दशमलव है ना, ये एक स्थान के बाद आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दशमलव आ गया 6 दशमलव, देख रहे हो, अभी 6 के पहले, अब 6 के बाद आ गया, एक अंक के बाद आ गया, तो यहाँ से एक क्या हुआ आपका ना 19 इलेक्ट्रॉन, ना 19 क्या था, पावर 19 था, वो घट के आपका रह गया 18, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कभी कभी क्या करता है, परीक्षा में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक क्या करें, एक कूलम आवेश को परिभाषित करें, ठीक है। तो एक कूलम आवेश की परिभाषा यह है, जब किसी परिपथ से क्या करते हो आप, ठीक है, परिपथ में जो तार लगा हुआ है, कोई तार है ना, करंट कोई तार है, मान लो ये तार है, ठीक है, सपोज करो ये तार है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 1 एम्पियर धारा, कितना धारा, 1 एम्पियर का धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे, तो उसके अंदर जो ना क्या होगा, आवेश होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एक कूलम कहेंगे। परिभाषा को याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आवेश के ना कुछ गुण होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आवेश के कुछ गुण, ठीक है। तो आवेश क्या होता है बच्चों, ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या होता है, हमने आपको शुरू में बताया था कि किसी पदार्थ से जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है आपका
कि सजातीय मतलब देखो बात को समझो, सजातीय का मतलब क्या कह रहा है ये समझो। ले लो ये प्लस है, ये भी आपका प्लस है, ये माइनस है और यहाँ मान लो ये प्लस है। देखो ये अलग अलग चार्ज है ना, तो ये दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये दोनों समान है तो एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भगाएगा, ठीक है, मतलब विकर्षित करेगा। चलो ऐसे समझो, ये दोनों समान चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भगाएगा। लेकिन ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, पास लाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। तो विपरीत आवेश में क्या होगा, आकर्षण होगा, समान आवेश में क्या होगा, विकर्षण होगा, ठीक है। तो यह है सजातीय आवेश में क्या हो जाता है, समान, सजातीय का मतलब होता है समान प्रकृति के आवेश में क्या होता है बच्चों, विकर्षण का ही नाम प्रतिकर्षण होता है, इसको इंग्लिश में रिपल्सन भी कहते हैं। और विजातीय, ठीक है, आवेश अनलाइक चार्ज के बीच क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है, जिसको हम लोग अट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब आवेश का जो मूलभूत गुण है वो क्या होता है, देखो आवेश योगात्मक होता है, ठीक है। आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि तो है, विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए हम कौन सा नियम का, बीजगणितीय योग हम नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आप ना जोड़ते हो, देख लो, अब समझ लो, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लो, एग्जाम्पल से समझो क्या दिक्कत है, ठीक है। माना कि किसी निकाय में आवेश क्या है, -2 कूलम है, -2 माइक्रो कूलम है, ठीक है। देखो बच्चों, माइक्रो का मतलब क्या होता है बाबू, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁻ क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो ये है, तो माइक्रो से ज़्यादा घबराना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये माइक्रो कूलम दिया हुआ है, 2 + 2 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, +4 माइक्रो कूलम उपस्थित है, ठीक है। तो इस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा, हमें सब आवेश को क्या करना है, जोड़ना है ना। तो जिस तरह तुम लोग संख्या को जोड़ते हो ना, प्लस माइनस चिन्ह के साथ जोड़ते हो, ठीक है। तो ये बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, चिन्ह के साथ जोड़ना, ठीक है। बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह के साथ उसे जोड़ना, ठीक है। तो वही काम कर रहे हैं हम ना, इसका कुल आवेश निकालते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, हम जानते हैं कि आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, अर्थात चिन्ह के साथ हम उसको जोड़ते हैं। तो चिन्ह के साथ जोड़ लो, हमारा मेन आवेश क्यू है, मान लो पूरा टोटल आवेश को जोड़ के हमने उसका नाम रखते हैं क्यू है। तो ये देखो -2 कूलम है, 2 माइक्रो कूलम है आपका, +2 माइक्रो कूलम है, ये है। तो देखो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, क्या चलो कोई नहीं, ये -2 माइक्रो कूलम है और ये +2 माइक्रो कूलम है, +4 माइक्रो कूलम है। तो अब जरा बताओ, ये 2 से 2 तो गया दोनों काम से, ये दोनों कट गया आपका, तो बच क्या गया। तो चिन्ह के साथ आपने काम किया कि नहीं किया, चिन्ह के अनुसार जिस तरह हम लोग जोड़ घटाव कर रहे थे उस तरह हमने कर दिया। तो ये जो है ना आवेश में ना, चिन्ह के साथ हम आवेश को क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आवेश को आपस में हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आवेश योगात्मक होता है, अर्थात आवेश को हम बीजगणितीय विधि से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। बस सिंपल सी बात थी ये। अब आवेश क्या होता है बच्चों, संरक्षित रहता है, ठीक है। अच्छी बात बोला बोला गया है यहाँ पे, आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। अर्थात जब भी हम किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न करते हैं, तो जितना एक वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है, वहीं दूसरी वस्तु में उतनी आवेश कम हो जाती है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि आवेश का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। तो निर्माण और नाश, जहाँ पे निर्माण नहीं हो रहा है, अच्छा बताओ 9th में आपने पढ़ा होगा ना, परमाणु का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है, इस तरह से पढ़ा होगा। तो परमाणु के अनुस्वारता का नियम पढ़ा होगा, ठीक सेम टू सेम यहाँ पे यही बात ऊर्जा में भी लागू होता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है, ठीक वही बात यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया आवेश का ना तो निर्माण होता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जाता है। बस एक आवेश से ना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है, आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। देखो हम ना इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। चलो जब ध्यान दो, हम क्या करते हैं, इसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि देखो, एक ले लिया हमने NaCl, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, विखंडन करते हैं, ठीक है। इसका जब हम विखंडन करते हैं बच्चों, ठीक है, जल में जब हम इसे घोलते हैं, चलो इसको जल में जब हम घोलते हैं, तो देखो अभी क्या है, इसका टोटल चार्ज क्या होता है, 0 ना। कोई भी आप विलयन उठाओ तो उसका टोटल चार्ज क्या होता है, 0। अभी इसका टोटल चार्ज जो है बच्चों वो क्या है, 0 है, ठीक है। जब आपने इसको क्या किया, तोड़ा, तो यहाँ क्या हुआ, Na पे बाबू प्लस उत्पन्न हुआ और आपका Cl पर क्या हुआ, माइनस उत्पन्न हुआ। तो देखो यहाँ पे सोडियम जानते हो ना, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 2a2 1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है।
और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 287 होता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ना क्लोरीन का यह प्रवृत्ति है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ गया या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया है, ठीक है। तो अब जरा देखो टोटल चार्ज की बात करो, यहाँ एक प्लस में आवेश है आपका और यहाँ एक माइनस में आवेश है आपके पास। तो देखो टोटल चार्ज क्या हुआ, प्लस माइनस तो खत्म हो गया ना, टोटल चार्ज 0। पहले भी सोडियम क्लोराइड का जो टोटल चार्ज था, आवेश कुल आवेश था, वो 0 था। और यहाँ भी देखो इस पे प्लस हुआ है, इस पे माइनस उत्पन्न हुआ है, कुल चार्ज क्या है, 0 ही है। तो क्या आवेश का बताओ, क्या आवेश बन गया है या बिगड़ गया है? क्या आवेश का निर्माण हुआ है या आवेश का नाश हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। शुरू में भी आपका आवेश क्या था, 0 ही था, और लास्ट में भी कुल आवेश क्या है, दोनों को जोड़ने के बाद 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो इससे साबित हो जाता है बच्चों कि आवेश का ना तो निर्माण होता है और ना ही क्या होता है, नाश होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक ना पॉइंट्स आ रहा है, इसको आप देख लो, ठीक है। अब कह रहा है आपका तीसरा जो गुण है आवेश का क्वांटिमीकरण, ठीक है, क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज आपका थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये क्या होता है उसको समझो, कुछ नहीं है। एक बार बताओ बस ना, जब बिस्किट पैकेजिंग किया जाता है तो आप उसमें क्या टूटा टूटा बिस्कुट रखते हो? नहीं, पूरा का पूरा रखते हो ना। जब आप मान लो कोई बिस्कुट, कौन सा फेवरेट है आपका, हैप्पी हैप्पी है क्या, पार्ले जी है या ड्रीम लाइट है, जो भी आपका ना है बिस्कुट फेवरेट है, उसमें देखना आप जब लेते हो तो क्या उसमें टूटा फूटा बिस्किट रहता है? नहीं नहीं, पूरा का पूरा रहता है, ठीक है। तो यही है आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब है आवेश पूरा का पूरा रहेगा किसी वस्तु में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी में 5.5 ना कूलम आवेश होगा, किसी में 7/2 कूलम आवेश होगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा तो संख्या में होगा, टोटल पूरा का पूरा होगा, या तो 5 होगा या तो 10 होगा, इस तरह से, ठीक है। अब समझो, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम जो हमारा आवेश है, जिसको मूल आवेश भी कहते हैं, ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही रहता है। अर्थात आवेश को हम अनिश्चित रूप से, अरे अगर उसे बांटेंगे भी ना तो पूरा का पूरा देंगे, कभी किसी को आधा पौना नहीं देंगे, ठीक है। अनिश्चित रूप से हम बांट नहीं सकते हैं, ठीक है, यही है। अतः इसका अर्थात हो गया बच्चों, एक वस्तु पे आवेश जो है वो प्लस माइनस एन ई, ये एन पूर्णांक है और ई जो है मूल आवेश है। अब एन देखो मैंने लिखा है 1 2 3 4 ना, ये ले सकते हो आप, और ई जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसको दिखाया गया, ठीक है। तो यही है आपका आवेश का क्वांटाइजेशन। फिलहाल बच्चों आपको उतना भी ना इस पर दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये फार्मूला बस याद रहना चाहिए जिसका हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया, इसी से आप समझ लोगे, ठीक है। देखो, प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव हो सकता है? बताओ, अभी हमने बताया ना कभी आधा पौना नहीं हो सकता, दशमलव में नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे 1/2 है, जो ना ये क्या है, भिन्न में है, भिन्नात्मक मान पॉसिबल ही नहीं है। जब भी मान होगा तो प्राकृतिक या पूर्ण होगा या फिर पूर्णांक होगा, ठीक है। भिन्नात्मक मान कभी भी ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, भिन्न नहीं होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा, समझ रहे हो। पूर्णांक या तो पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव में होता है, तो पूर्णांक होगा, ये हो सकता है, लेकिन भिन्न, ठीक है बच्चों, नहीं हो सकता है, ठीक है, या दशमलव में नहीं हो सकता, ठीक। तो ये तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 4 ही हो जाएगा। ये तो बच्चा भी देख के लगा देगा, आप भी लगा लिए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ये आपके काम की चीज़ नहीं है बच्चों फिलहाल, ठीक है। ये 12th को ध्यान में रख के मैंने ना ये नोट प्रिपेयर किया है। आपके जो काम की चीज़ थी वहाँ तक मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। चलो, एक कूलॉम का नियम थोड़ा देख लो, आपके क्लास में है, बिल्कुल है, ठीक है। तो कूलॉम का नियम को ना, कूलॉम के नियम को ना कूलॉम का नियम मत समझो। ये कूलॉम का नियम हूबहू पता है गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार है, जो आपने 9th में पढ़ा है। 9th में भी आपने देखा था वहाँ पे, ठीक है, कि इस तरह की चीज़ें थी। एक था आपका M1, एक था आपका M2, द्रव्यमान की दो वस्तुएं थी, पिंड थी, ठीक है। तो इसके बीच जो बल लग रहा था, आकर्षण बल जो लग रहा था, ठीक है, वहाँ पर, ठीक, इसके बीच जो आकर्षण बल रहा था, r दूरी पर ये स्थित थी। तो बल जो लग रहा था ना, ये दोनों के परिमाण के गुणनफल के क्या था, समानुपाती था। ये पहला स्टेटमेंट था। और दूसरा था कि ये जो बल है इसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती था। सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको कंपेयर किया। देखो बाबू, लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, तो ये एफ हो गया। वेरिज ना, ये जो चिन्ह है इसको वेरिज पढ़ते हैं, इसको ऐसे छोड़ दिया। अब देख, ऊपर में ये पड़ा हुआ है M1 × M2,
और ये चीज़ें क्या है 1 के बटा में है, तो ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जब भी वेरिएज हटाते हैं तो फिजिक्स का एक नियम है, ये चिन्ह जब भी हटता है ना तो बराबर के साथ कुछ ना कुछ आता है, बराबर आ जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ आता है। तो यहाँ पर हमने वहाँ पे तो जी लिया था m1 इंटू m2 अब बट्टा में क्या आर स्क्वायर, ये वहाँ का रूल था जो आपको 9th में आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था। सेम अगर ये बातें आपके माइंड में है तो वही बातें यहाँ पे है। ठीक है, देखो यहाँ पे है, ठीक है, कि ना ये जो बल होता है कूलाम बल होता है वो उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। वहाँ पे द्रव्यमान के गुणनफल पे के समानुपाती होता है, तो आवेश को हमने गुना कर दिया। आवेश क्या है आपके पास, Q1 है यहाँ पे और यहाँ पे Q2 है जिसके बीच बल लग रहा है। ठीक है, और r दूरी पर ये स्थित है, तो ये जो बल है आपका बल वो समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा कह रहा है, ठीक है, कि इसके आवेशों के जो मध्य दूरी होती है ना r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये जो बल है 1/r² हो गया। तो आपके पास देखो दो फॉर्मूला स्टेटमेंट है, ये है और एक ये है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड इसका भी सेम है, लेफ्ट साइड देखिए उसका भी सेम है, तो ना F बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा Q1 इंटू Q2, अब बट्टा में आपके पास क्या है r² है। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया आपको ना बल बराबर बल ना कूलाम बल जो है बल ना कूलाम बल, इसलिए हमने कूलाम लिखा है, कूलाम बल ना वेरीज Q1 इंटू Q2 बट्टा में क्या r²। यहाँ से हमने वेरीज हटाया, तो वेरीज जब भी हटता है तो ये क्या आता है, कांस्टेंट राशि आता है। तो ये हो गया। तो आपको ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है, बस ये जो फार्मूला है ना ये दिमाग में रखना है कि कूलॉम के नियम से फार्मूला आता है। ठीक है, बाकी आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना बस याद रखना कि ये सूत्र जो है ना ये कहाँ से आता है, कूलॉम के नियम से ये फार्मूला आता है। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखोगे ना आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो जब बड़ा हो जाता है ना तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है अपलोडिंग में। ठीक है, तो इसलिए हम वीडियो को बड़ा नहीं बनाएंगे, इसका पार्ट में हम इसको ना तोड़ देंगे इस ना पूरे क्लास को। तो फिलहाल आपका ये पार्ट 1 है। आगे हम विद्युत धारा के बारे में, ये तो आवेश के बारे में कुछ ना महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आपको दिया। आगे हम क्या करेंगे, विद्युत धारा को हम परिभाषित करेंगे, साथ साथ विद्युत क्या होता है, विभव क्या होता है उसको हम परिभाषित करेंगे, फिर विभवांतर देखेंगे, विद्युत परिपथ देखेंगे। ठीक है, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो भी आपका विद्युत धारा चैप्टर में आने वाला है वो सारा जो ना चीज़ें हैं हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तब तक क्या करें, आपको जितना पढ़ाया गया उसका एक प्रॉपर अच्छे ढंग से नोट तैयार कर लें जो आपको एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, एकदम स्वस्थ रहिएगा। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। तब तक के लिए हमको अपने अमित सर को इजाज़त दें ना, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नए पार्ट के साथ ना, अगले पार्ट के साथ। ठीक है।